गुज़िश्ता किश्त का खुलासा। जानिया ने जुगनू के शाने पर सर रख दिया और जुगनू ने वादा करते हुए इसे अपनी बाहों के हिसार में ले लिया। किस्त नंबर 31। खलील अहमद की पूरी फैमिली इनके कमरे में मौजूद थी। इन सब को देखकर इन्हें सुकून मिल रहा था। वो चाहते थे जुगनू अब मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान वापस आ जाए। जुगनू की वापसी पर सभी बहुत खुश थे। इनकी भी ख्वाहिश थी कि अब पाकिस्तान लौट आएँ, लेकिन जुगनू की अपनी कुछ मजबूरियां थीं। अरसा दराज से वो लंदन में मुकीम था और इसका बिजनेस दिन ब दिन खूब तरक्की कर रहा था। अब वो इस माहौल का इतना आदी हो गया था कि पाकिस्तान आने के लिए दिल ही नहीं चाहता था। और शादी के बाद तो वो कभी ना आने का फैसला कर चुका था। कभी कभी जानिया जैसी हस्ती की संगत में ख्वाब की तरह ज़िंदगी गुजारने का गुमान होता था। वह अपने बिजनेस, जानिया और इसकी मोहब्बत से बहुत मुतमईन और खुश था। यहाँ जो दंगे फसाद, नित नए झगड़े लोगों की ज़िंदगियों को बेसुकून और ज़हनी उलझन में मुब्तला रखते थे, वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजारने का पूरा हक़ था। पहले तो वो बहुत कम पाकिस्तान आता था, मगर जानिया से शादी के बाद साल में 2 चक्कर भी लग जाते थे। इसका क्रेडिट जानिया को जाता था। भले वो किसी मजबूरी के तहत ही आते थे, मगर वो इसे ले आती थी। जानिया की शादी के बाद जुगनू अपने बहन भाइयों के करीबी आ गया था और हंसी मजाक भी कर लेता था, वरना वो बहुत संजीदा तबीयत का मालिक था। लेकिन जानिया के मामले में इसने सब रिकॉर्ड तोड़ कर रख दिए थे। लगता ही नहीं था कि वो ये वही जुगनू है जो शायद इस ख्याल से हंसता भी नहीं था कि टैक्स ना लग जाए। मैं इसी दिन से डरता था, मेरे बच्चे खिज़ां के पत्तों की तरह ना बिखर जाएं। मैंने तुम सबको हमेशा साथ रखने के लिए दिन रात मेहनत की, लेकिन ये गूंजों की डार बिछड़ गई। खलील अहमद की आवाज़ बाहर आ गई। वो अपनी बात मुकम्मल नहीं कर पाए। वह नम आंखों से अपने बच्चों को देख रहे थे। आज उन्होंने वकील को बुलाया था, सबको इनका हिस्सा दिया जा रहा था। वह दिल से ऐसा नहीं चाहते थे, लेकिन बहुत कुछ दिल से नहीं, मजबूरी से किया जाता है। उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की थी कि इनका आशियाना यूं ही हंसता बसता कुछ रौनकों और खुशियों से भरपूर कायम व दायम रहे, लेकिन इनको खुशियाँ पास न आई थीं। इनके घर को नज़र लग गई थी और खलिश की ऐसी दरारें पड़ गईं और बच्चे अलहदगी के ख्वाब देखने लगे। साथ रहने से मोहब्बत बढ़ती है, दूर रहने से दूरियां पैदा हो जाती हैं और ये दूरियां आखिर पैदा हो गई। इनका लहजा टूट गया था और वो अंदर से ढह गए थे। अल्फाज ज़ुबान का साथ नहीं दे रहे थे। ये सब तुम मेरी मौत के बाद भी कर सकते थे, लेकिन तुम इतने खुदगर्ज निकले कि मेरी मौत का भी इंतज़ार ना कर सके। बाबा जानी, ऐसा मत कहिए प्लीज़। आपका साया हमेशा यूं ही हमारे सरों पर रहे। जानिया उठकर इनके पास आ बैठी। इनका हाथ थामकर इनके टूटते हुए हौसले को तसल्ली देने लगी। मैं जानता हूँ जुगनू कि तुम्हारे लिए पाकिस्तान शिफ्ट होना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मेरी ख्वाहिश है तुम अब आ जाओ। हमें इस घर को तुम्हारी ज़रूरत है, इस घर को तुम्हारी ज़रूरत है। जैसा आपका हुक्म बाबा जानी, जानिया ने सादतमंदी से कहा। इसके लहजे में प्यार ही प्यार था, अल्फाज से सच्चाई झलक रही थी। ठीक है बाबा जानी, लेकिन मुझे आने में कुछ वक्त लगेगा, जिसका वक्त आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। मेरा बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है, इसे वाइंड अप करना इतना आसान नहीं है। इस वक्त तक मैं कुछ अर्सा पाकिस्तान रहा करूँगा। जुगनू की वापसी ने खलील अहमद के लरसते हुए वजूद में ज़िंदगी की एक नई रूह फूंक दी। इनकी आंखों से आंसुओं के कतरे गिरने लगे, जिन्हें जानिया ने बहुत प्यार से अपने आंचल से साफ कर लिया। बेटा, तुम्हें तो कोई एतराज़ नहीं है? उन्होंने जानिया के सर पर हाथ फेरते हुए पूछा। कैसी बातें कर रहे हैं बाबा जानी? आपका हर हुक्म मेरे सर आँखों पर। मुझे तो खुद बहुत अच्छा लगता है सबके साथ रहना। जो मज़ा सबके साथ रहने में है, वह अलहदा रहने में कहाँ। खुश रहो बेटा, तुमसे यही उम्मीद थी मुझे। मेरी आज की ये बात याद रखना। अगर कोई तुम लोगों को अपने साथ रखेगी या अपने बहन भाइयों जैसा रवैया रखेगी, तो वो सिर्फ जानिया होगी। और तुम लोग भी इसका यूं ही ख्याल रखना, इतनी ही मोहब्बत देना जितनी आज इससे करते हो। जानिया की आंखें भीग गईं। इसके होंठ शाख पर तन्हा पत्ते की तरह लरजने लगे। एक सरसारी सी कैफियत इसके बदन पर छा गई। बहुत देर बाद वो कुछ बोलने के काबिल हुई। छोटी छोटी बातें एक दिन बड़े झगड़े का सबब बन जाती हैं। दिलों में कुदूरतें पैदा हो जाती हैं, जिसका सब पर बुरा असर पड़ता है और मोहब्बतों की बजाय दिलों में नफ़रतें परवान चढ़ती हैं।
گھر کو جنت بنانے کے لیے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنا چاہیے تاکہ کوئی بڑا جھگڑا نہ ہو۔ اگر ان باتوں کو اپنی آنچے سے باندھ لیا جائے تو گھر جنت کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ میری تربیت اسی انداز اور ماحول میں کی گئی ہے اور میں سب کو اسی بات کا درس دینا چاہوں گی۔ گھر بسانا یا اجاڑنا عورت کے ہاتھ میں ہے۔ کم از کم عورت کو اپنا عورت پن قائم رکھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ جس گھر میں وہ جا رہی ہے اس گھر کو اپنا گھر اور سسرال والوں کو اپنے میکے کا درجہ دے، تبھی گھر بنتے ہیں، ورنہ اجاڑنے میں تو ایک لمحہ لگتا ہے۔ گھر بنانے میں عمریں گزر جاتی ہیں لیکن توڑنے میں ایک پل بھی نہیں لگتا۔ جیتی رہو بیٹی، میری خوش نصیبی ہے کہ تم میرے گھر میں آ گئی، ورنہ چراغ لے کر ڈھونڈتے سے بھی تم جیسی ہیرے جیسی لڑکی نہیں مل سکتی۔ جگنو نے پیار سے جانیہ کو دیکھا تھا، اس کی گردن فخر سے تن گئی۔ وہ جب سے اس کی زندگی میں شامل ہوئی تھی اس کی زندگی میں سکون ہی سکون تھا۔ وہ جانیہ سے اپنی زندگی سے ہر طرح سے مطمئن تھا۔ واقعی اس لمحے مقدر کی دیوی اس پر مہربان تھی کہ اس کے دل نے جانیہ کے ساتھ کی خواہش کی تھی۔ قریب رہو یا دور، مگر جب بھی ایک دوسرے سے ملو محبت سے ملو، بجائے اس کے کہ دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بغض، کینہ اور نفرت ہو۔ وہ خاموش ہوئے اور پھر جانیہ کو مخاطب کرتے ہوئے بولے، جانیہ بیٹا، میرے بعد اس گھر کی بچوں کی ذمہ داریاں تم پر ہوں گی۔ بابا جانی ایسی باتیں مت کریں پلیز۔ یاسمین بیگم نے شوہر کو دیکھا، ان کی آنکھیں بھر آئیں لیکن آنسوؤں کا گولا ایسا حلق میں اٹکا کہ وہ بولنے کے قابل نہ رہیں۔ خلیل احمد کے گھر میں بڑی رونق اور چہل پہل تھی، مگر جانیہ کے جانے سے اس گھر کی رونقیں دوبالا ہو گئی تھیں۔ وہ بچوں کے ساتھ مل کر گھر میں شور و غل برپا کیے رکھتی۔ ان کا شور و غل کرنا زندگی کا احساس دلاتی تھی۔ جانیہ کے لندن جانے کے بعد خاموشی نے ڈیرے جما لیے تھے، لیکن اس کے آنے سے پھر اس گھر کی رونقیں جاگ اٹھی تھیں۔ ہاں تو جگنو بیٹا، کتنا عرصہ لگے گا تمہیں؟ بابا جانی آپ کہتے ہیں تو میں جلدی کی کوشش کروں گا، لیکن مجھے اندازہ ہے کہ میرے لیے یہ بہت دشوار ہوگا کہ سب فوری طور پر کر سکوں۔ خلیل احمد اس کی بات سن کر پریشان ہو گئے، لیکن وہ بھی دوست کہہ رہا تھا اتنی جلدی یہ سب ممکن نہیں تھا۔ اتنے میں ملازم نے وکیل صاحب کے آنے کی اطلاع دی۔ خلیل احمد نے اسے اندر آنے کو کہا اور کچھ دیر بعد ہی وہ ملازم کے ہمراہی اندر داخل ہوئے۔ خیر خیریت کے بعد مسئلہ بیان کیا گیا، پھر چائے پیش کی گئی اور اس کے بعد سب کی موجودگی میں جائیداد کا بٹوارا شروع ہو گیا۔ جگنو کو وراثت میں حصہ دیا جانے کا لگا تو اس نے انکار کر دیا۔ میرا حصہ حمزہ، سعدیہ اور فائزہ کے نام کر دیجیے وکیل صاحب۔ وکیل نے سر اٹھا کر خلیل صاحب کی طرف دیکھا، وہ وکیل کا اشارہ سمجھ گئے۔ انہوں نے جگنو سے کہا، جگنو بیٹا، یہ تمہارا حق ہے، تمہارا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ بابا جانی میرے پاس بہت کچھ ہے، میں اپنی پوری رضامندی سے اپنا حصہ ان تینوں میں تقسیم کر رہا ہوں۔ بہت معذرت کے ساتھ کہ آپ اس معاملے میں مخالفت نہیں کریں گے، جیسے تمہاری خواہش۔ لیکن جگنو بھائی، حمزہ نے بولنے کی کوشش کی، یہ اپنی بھابھی سے پوچھو، اس کی ہدایت ہے کہ آپ کا حصہ میرے تینوں بہن بھائیوں میں تقسیم ہوگا، تو بھلا میں اس کے فیصلے کے خلاف کیسے کچھ کر سکتا ہوں؟ بہرحال یہ اب تمہاری وراثت ہوگی، میرا کوئی حق نہیں۔ لیکن جانیہ بھابھی، چپ کرو حمزہ پلیز، بعد میں ہوں گی یہ سب باتیں، ابھی کارروائی مکمل کرنے دو۔ پھر کیا فائدہ ہوگا؟ حمزہ نے منہ بسور کر کہا، فائدہ اب بھی نہیں ہے، اس لیے خاموشی اختیار کرو۔ جی وکیل صاحب، اپنا کام مکمل کیجیے، جگنو نے ان کو ہدایت دیتے ہوئے کہا، اور یوں جگنو کی جائیداد چھوٹے تینوں بہن بھائیوں کے نام کر دی گئی۔ وکیل صاحب کے جانے کے بعد ایک سوگ سی کیفیت چھا گئی تھی ماحول پر۔ سب سے زیادہ خوشی احتشام اور الماس کو ہوئی تھی۔ ان کی خواہش کے مطابق سب ہو گیا تھا۔ آج ان کے بچے شریکیوں کی تنقید کا نشانہ بن گئے۔ اگر تم تینوں بھائی ایک ساتھ رہتے ہوئے کاروبار سنبھالتے تو بہت خوشی ہوتی مجھے۔ ان کی آواز روند گئی۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا بابا جانی، آپ پریشان نہ ہوں، آخر دن یہی سب ہونا تھا۔ جانیہ نے بابا جانی کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا، لیکن بیٹا یہ سب کب چاہا تھا میں نے؟ انہوں نے جانیہ کو اپنے گلے سے لگا کر کہا، ہم اب بھی تینوں مل کر بزنس سنبھال سکتے ہیں بابا جانی۔ احتشام نے ان کو تسلی دی، بیٹا اگر تم اب یہ سب کر رہے ہو، پہلے کرتے تو کوئی بات تھی، اب تو دل بہلانے کی باتیں ہیں سب۔ یہ دونوں بچوں
बच्चियों तो पुराना पराया धन है, आज नहीं तो थोड़े अरसे बाद अपने घरों को चली जाएंगी। ये सब तो तुम्हारा ही है, लेकिन तुमने सब्र नहीं किया। मैं सोच भी नहीं सकती थी मेरी औलाद इतनी खुदगर्ज भी हो सकती है, लेकिन तुमने तो सब हदें तोड़ दी एहतशाम। यास्मीन बेगम ने रोते हुए इसे एहसास दिलाया, लेकिन अलमास ने कुछ इस तरह पंप किया था कि इसके अंदर से हर एहसास जैसे मर गया था। आप मुझे क्यों दोष देती हैं मम्मा जानी? तुम ही हो इसके दोषी, सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है। तुमने ही पाँव उखाड़े हुए थे। बीवियाँ तो कहती ही हैं, लेकिन मानना या ना मानना तो शौहर का अपना ख्याल, अपनी सोच है। आप मुझे क्यों इल्ज़ाम दे रही हैं फूफो जानी? आप सबके दिल में मेरे खिलाफ़ इतनी बुराइयां पैदा कर दी गई हैं कि अब आपको मेरी कोई अच्छाई नज़र नहीं आती, जबकि मेरा कोई कसूर नहीं है। एहतशाम खुद ऐसा चाहते थे, लेकिन आप जो नज़र आ रहा है वही कहा है। लेकिन तुम मम्मा जानी रिलैक्स प्लीज़। जानिया ने इनको खुद से लगाते हुए कहा, ये भी तो बहू है ना, तुमसे उम्र में बहुत छोटी है, लेकिन हरदम इस घर के मकीनों को इकट्ठा रखने की सोचती रहती है और अपनी सोच के मुताबिक अमल भी करती है। फूफो जानी, ये सब जानिया की वजह से हुआ है, यही आपको मेरे खिलाफ भड़काती है, वरना पहले सब कुछ ठीक था। देखो, इस मासूम का सब्र मत समेटो, ये तो मुझे समझाती है कि तुम्हें कुछ ना कहूँ, और तुम? यास्मीन छोड़ो, ख़त्म हो गया अब तो सब कुछ, अब कोई फ़ायदा नहीं कुछ कहने सुनने का। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप, मगर सब्र करना बहुत मुश्किल है। वो बाकायदा मुंह ढाँप कर रोने लगी तो सादिया और फ़ायज़ा भी रोने लगी। मम्मा जानी चुप करें प्लीज़। इसने इनको चुप कराने की कोशिश की। आपको देखकर ये दोनों भी रो रही हैं। यास्मीन बेगम ने एकदम से अपने आंसू खुश्क कर लिए और अफसरदा निगाहों से इनको देखने लगी। जानिया उठकर सादिया और फ़ायज़ा के पास आकर बैठ गई। पागल हो तुम लोग, रो क्यों रही हो? दुनिया में यही कुछ होता आ रहा है, हमारे साथ कुछ अनोखा नहीं हुआ। दुख वाली बात तो ये है, मगर एक न एक दिन ये होना ही था, तो फिर रोने धोने का फ़ायदा? जानिया ने इनके आंसू पोंछकर समझाया, मगर वह मुसलसल रो रही थीं। जुगनू ने उठकर दोनों बहनों के सरों पर हाथ रख दिए कर प्यार किया और फिर यास्मीन बेगम के पास बैठ गए। मामा जानी ऐसे नहीं रोते प्लीज़। बेटे होते हैं तो अलग भी होते हैं, दिल बड़ा रखें, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा, वक्त सबसे बड़ा महर्रम है। इसने माँ को अपने गले से लगा लिया और इनको हौसला देने लगा। इस वक्त इनको सिर्फ़ और सिर्फ हौसलों की ही ज़रूरत थी। अलमास ने एक नज़र इन सब पर डाली और उठकर खड़ी हुई। बकौल इसके ये ड्रामा हो रहा था, अब वो मज़ीद इस ड्रामे का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। वो कमरे से बाहर निकल गई। इसके पीछे एहतशाम भी कुछ कहे सुने बगैर कमरे से निकल गए। ये दूसरा सदमा इनकी बेमरवती का था, जो इनके दिलों में खंजर की तरह घुस गया। वो सब सोगवार ही कैफियत में बैठे रहे, बोलने को दिल ही नहीं चाह रहा था किसी को, और अभी बात करने को रह भी क्या गया था। फैसला इन दोनों की मर्ज़ी और ख्वाहिश के मुताबिक हो गया तो उठकर चले गए। कमरे में सन्नाटा और खामोशी छा गई। जानिया सुबह सुबह बेडरूम से निकलकर इनके कमरे में आ गई थी। वो इसे इतनी सुबह अपने कमरे में देखकर चौंक पड़ी थी। तमाम रात नींद नहीं आई। जानिया ने इनके पास बेड पर बैठते हुए गोया वजाहत की थी। हाँ, क्या करें, बात ही ऐसी है। उन्होंने सर आह भरी। जानिया सर झुकाकर अपने हाथ देखने लगी। बाबा जानी भी जागते रहे होंगे। इसने इनका सुता सुता चेहरा बगौर देखा। जाहिर है उन्होंने नज़रें चुराईं। इन हालात की ज़िम्मेदार इनकी सगी भतीजी थी, जिस पर इन्हें बहुत मान था। इन का खून थी वो। क्या करें, आजमाइश या आजमाइश। रात के वाक़े से पूरा घर हिल कर रह गया है। वो दुख से बोली, चाय तो नहीं पी होगी अभी? नहीं, और दिल भी नहीं चाह रहा। मैं चाय बनाती हूँ, तुम्हारे बाबा उठ जाएं तो बना लेना, बार बार कहाँ ज़हमत उठाओगी? ऐसी भी कोई बात नहीं है, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। जब बाबा जानी उठेंगे मैं इनके लिए फिर बना लूँगी। दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोली, जुगनू उठ गया है क्या? नहीं मम्मा जानी, वो अभी सो रहे हैं, रात बहुत देर तक जागते रहे हैं, रात के तीसरे पहर सोए हैं। हाँ, नींद किसको आई होगी इस घर में रात भर, अपना नहीं अब और क्या चाहती है? वो बुड़बुड़ाने के अंदाज में गोया हुई। वो खामोश रही। देखो जानिया बेटा, कैसी जग हंसाई के सामान किए हैं। वो फिर बोली, कुछ नहीं होता मम्मा जानी,
आहिस्ता आहिस्ता सब नॉर्मल हो जाएगा। जानिया ने इन्हें हौसला दिया। तुम्हारे बाबा अंदर से टूट गए हैं, ज़ाहिर नॉर्मल और पुरसुकून नज़र आने की कोशिश कर रहे हैं। इसी दम दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाओ, कौन है? दरवाज़ा खुला और जुगनू अंदर आ गया। अस्सलामुअलैकुम, इसकी आवाज़ धीमी थी। वालेकुम अस्सलाम, खुश रहो। और यास्मीन बेगम ने भी धीरे से कहा, आप ठीक हैं मम्मा जानी? हाँ बेटा, अब ठीक ही रहना है। और बाबा जानी? रात भर बेचैन रहे हैं, आखिर मुझे नींद की गोली देना पड़ी, इसीलिए तो अभी तक सो रहे हैं। इन्हीं उठेंगे तो कुछ मालूम होगा। बस एक ही बात कह रहे थे, अगर एहतिशाम इस घर से चला गया तो मैं समझूंगा मेरे यहाँ वो पैदा ही नहीं हुआ। फिर मुझसे इस मौजू पर कोई बात ना करे। कहने से क्या होता है, हकीकत तो नहीं जुटलाई जा सकती। जुगनू ने उनकी बात का जवाब दिया। एक लम्हे के लिए वो दोनों खामोश रह गईं। इनका गुस्सा बेजान नहीं, लेकिन क्या किया जा सकता है, ये तो वक्ती जज्बा है। आखिर कब तक? एक दिन फिर सब एक हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, लेकिन दिल ना दूर ना हो। इन हालात का मंसूबा असाब के साथ सामना करना होगा। जानिया ने किनका जुगनू को देखा। ब्राउन शिकनज़दा शलवार कमीज़, पाँव में चप्पल और आँखों में दहला देने वाली गहरी सुर्खी। मम्मा जानी, अपनी बहू से अच्छी सी चाय तो पिलवा दें, इसने आस्तीन ऊपर करते हुए कहा। जानिया जल्दी से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। यास्मीन बेगम जुगनू की बात पर मुस्कुरा दी। इसी दौरान पहली बार इनके लबों पर मुस्कुराहट आई थी और इनको बसाने के लिए ही तो इसने ऐसी बात की थी। अब खड़ी मुँह क्या देख रही हो यार, जल्दी से अच्छी सी चाय लेकर आओ। वो मुस्कुराती हुई कमरे से निकल आई और चाय लेकर कमरे में आई तो बाबा जानी फ्रेश होकर बैठे थे। इसने इनको सलाम किया और इनके करीब ही बैठ गई। लीजिए बाबा जानी, अपनी बेटी के हाथ से अच्छी सी चाय पीजिए। जीती रहो बेटा, अब तुम ही तो रह गई हो इस घर की वाहिद रौनक, वरना जो कुछ कल हुआ इतनी आसानी से भूल जाने के काबिल तो नहीं है। बाबा जानी, इस सब को भूल जाने की कोशिश करें, याद रखेंगे तो तकलीफ़ होगी। आपको अपनी सेहत का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, बाकी सब बात की बातें हैं। लेकिन बेटा, तुम खुद देखा हो। बाबा जानी, आप अपनी बेटी समझते हैं ना मुझे? समझता नहीं, तुम मेरी बेटी हो। उन्होंने प्यार से इसके सर पर हाथ फेरा। तो फिर अपनी बेटी की बात मान लीजिए, भूल जाएं सब कुछ। जो हुआ वो कल था, आज याद रखिए बस। और अपनी बेटी के हाथ की बनी हुई चाय का लुत्फ़ उठाएं। उन्होंने सोचती हुई नज़रों इसकी सूरत पर जमा दी। उसकी आंखों की चमक में ज़िंदगी की सब खुशियाँ रक्स करती नज़र आईं इनको। वो प्यार से मुस्कुरा दिए। तुम मुझे खुशफहमी में मुब्तला कर रही हो जानिया बेटा, तो आप इस खुशफहमी में ही मुब्तला रहें, ये आपके लिए ज़रूरी है। कहाँ से सीखी हैं ये बातें? वह हंस दिए। वक्त ने सिखाई हैं। अच्छा, तो और क्या सिखाया है वक्त ने? जुगनू ने दिलचस्पी से इसके चेहरे के दहकते दमकते रंगों को देखते हुए पूछा। वक्त के साथ साथ सब समझ आ जाएगी जब आप पर ज़ाहिर होंगी। वो कब ज़ाहिर होंगी? जब आप मौका फराहम करेंगे। जुगनू बेटा, मेरी बहू को तंग मत करो, यास्मीन बेगम ने कहा। ये हुई ना बात मामा जानी। वो चारों ही हंस पड़े। इनकी यह हंसी हर दुख और तकलीफ़ से पाक थी, जानिया के खूबसूरत दिल की तरह।